हेलो दोस्तों, एक बार फिर दीक्षा परिवार आप सबका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर। आपको ही पता है कि हम लोग कौन सा चीजें स्टार्ट कर लिए थे। हम लोग क्रैश कोर्स दीक्षा परिवार के अंतर्गत चल रहे थे। दीक्षा क्लास स्टडी पे आप लोग को क्रैश कोर्स सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। तो हम लोगों ने इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट किया था ज्योग्राफी बीएसबी क्लास 3 का, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था कौन सा, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में ऑलरेडी आप 1-2 क्लास कर चुके हैं, एक क्लास शायद कर चुके हैं मे बी। आज इट विल बी योर सेकंड क्लास ऑफ सेकंड चैप्टर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार हम लोग को क्या करना है, क्या मतलब क्या पढ़ना है। इससे पहले कि हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा क्या होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने खनिज संसाधन को बांट लिया था कि खनिज संसाधन कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भाग है उसकी, कौन कौन से भाग है, वह कितने भागों में बांटा गया है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए होंगे डेफिनेटली। आज हम लोग जो टॉपिक है जिसमें हम आप लोगों को बताए होंगे खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक अधात्विक, फिर धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटे होंगे, धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटे होंगे, कार्बनिक अधात्विक खनिज के अंतर्गत सब पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को। आज जो हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है खनिज का वर्गीकरण। आज हम लोगों के टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, खनिजों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको दिखाएगा क्या, अभी हम बताते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। अब आखिरकार इस टॉपिक में हमको क्या देखना है, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये उठ करके आता है कि इस टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है। देखिए, खनिजों का वर्गीकरण इसलिए जरूरी है कि यही वर्गीकरण हमें यह दर्शाएगा कि आखिरकार हम जहां के बारे में पता करना चाहते हैं कि वहां पर कौन कौन से खनिज है, किस किस प्रकार के खनिज है और कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा तब तक हम यह आंकड़ा कहीं से भी पब्लिश नहीं कर सकते कि वह देश में इतना ज्यादा मात्रा में खनिज उत्पादन होता है या अन्य देशों में इतना ज्यादा मात्रा में खनिज का उत्पादन होता है। जब हमको यह आंकड़ा ही नहीं पता चलेगा तब तक हम कोई भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम आपको पता है कि मानव भूगोल पढ़ रहे थे, मानव भूगोल में भारत के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, तो आपको 10th क्लास उसी पर आधारित है। तो हम लोग भारत में खनिजों का वर्गीकरण करेंगे, भारत को रख करके, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है खनिजों का वर्गीकरण के आधार पर। अगर हम देखें तो खनिजों का वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः देखो, इसके मुख्यतः 2 भाग होंगे, ठीक है। इसके मुख्यतः कितने भाग होंगे, 2, लेकिन हम इसको 3 भाग में बांट करके देखेंगे। क्या है 3 भाग, कौन कौन से, हम आपको बताते हैं कौन कौन से भाग है। पहले हम इस सब के बारे में लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद पुनः हम आपको मैप पर लेकर के चलेंगे, कौन कौन सा जगह था उस जगह को भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार कौन कौन सा जगह था, किसके किसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला जो बात करें तो ये पहला है हमारा उत्तर पूर्वी पठार। पहला हमारा कौन सा आ जाता है, उत्तर पूर्वी पठार। देखिए हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं यह मान करके चल रहे हैं कि आप लोग को मैप देखने आता होगा। मैप देखने जिनको आता है वो यह बात देख करके सारी की सारी बात उनको समझ में आ रही होगी क्या कि उत्तर पूर्वी पठार कौन सा भाग कहलाता है। दूसरा हम अगर बोले तो दक्षिण पश्चिम पठार। दूसरा हमारा कौन सा भाग हो गया, हमारा दक्षिण पश्चिम पठार, दक्षिण पश्चिम पठार। अगर तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। और इसमें से एक और जो हमने बोला आप लोगों को कि चौथा हम लोग को बांटना है, वो हम लोग का चौथा प्रकार जो हो जाएगा वह हो गया हिमालयी क्षेत्र की खनिजें। हिमालयी क्षेत्र की खनिजें। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि आपको खनिजों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है,
क्योंकि यही वर्गीकरण हमें निर्धारित करके देगा कि आखिरकार कौन से देश में किस जगह पर किस किस प्रकार के खनिज उपलब्ध है और कितना ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तभी तो हम आंकड़ा बता सकते हैं कि फलाना देश में इस मात्रा के खनिज जो होते हैं वह ज्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं और ज्यादा मात्रा में वहां पर इसका वितरण होता है। तो हम लोग खनिजों का वर्गीकरण मतलब समझ गए। अब हमने खनिजों का वर्गीकरण के आधार पर खनिजों की भाग बांटा, तो टोटल के टोटल मुख्यतः मैंने आपको बताया 3 भाग हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो हम लोग को 4 भाग में पढ़ेंगे वो हो जाता है एक्स्ट्रा हिमालय क्षेत्रीय खनिजे। अब हमारा पहला जो आया है उत्तर पूर्वी पठार, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम का पठार, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम का प्रदेश, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौथा हमारा आ जाता है हिमालयी क्षेत्र की खनिजे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तो हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक जो होगा वह कौन सा होगा बुआ? उत्तर पूर्वी पठार। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट नंबर टॉपिक होगा वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? उत्तर पूर्वी पठार का। चलिए हम शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्वी पठार से। तो खनिजों के वर्गीकरण में सबसे पहला नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठार। देखिए मैं अभी लिखा रहा हूं, मैं समझाऊंगा भी यहीं पर, लेकिन जब तीनों के चारों टॉपिक में पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक मैप बनाऊंगा इंडिया का, और उसमें सारी की सारी चीजें इंगित कर करके विद राज्य स्टेट के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है? अगर किसी को मैप नहीं देखने आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपको वीडियोस बना करके दे देंगे कि स्पेशली आखिरकार आपको मैप कैसे देखना है, उत्तर पूर्वी होता है तो कैसे समझेंगे, इस सब पर एक क्लासेस हम आपको स्पेशली दे देंगे। क्योंकि बिना मैप समझे हुए ज्योग्राफी को समझना इट कांट बी पॉसिबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैप फर्स्टली। तो हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक था हमारा कौन सा? उत्तर पूर्वी पठार। अब चलिए उत्तर पूर्वी पठार के बारे में लिखते हैं। इसका पहला नंबर पॉइंट अगर मैं लिखूं तो यह लिखूंगा, यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। इसको पेटी कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखा क्या? ये खनिज पेटी है। तो सरकार नंबर अगर मैं पॉइंट लिखा हूं इसका, तो मैं लिखाऊंगा इसमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा। देखिए उड़ीसा जो था उसी का नाम बदल करके अब क्या पड़ गया है? ओडिशा। ओडिशा का पठार। तीसरा हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित हैं। अवस्थित हैं, ठीक है? इसमें हमने आपको लिखा है। एक और 2 पॉइंट है, हम उसको लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं, जगह नहीं है, हम समझते हैं। देखिए हमने उत्तर पूर्वी पठार में सबसे पहला पठार हमने क्या लिखा है कि यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे भारतवर्ष में सबसे वह कौन सी पेटी जो सबसे धनी मानी जाती है? तो उत्तर पूर्वी पठार की जो खनिज की पेटी है वो सबसे धनी मानी जाती है अन्य खनिज पेटियों की तुलना में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको खनिज की उपस्थिति है। इस बात को समझ में आ रहा है आपको? दूसरा का नंबर पॉइंट, देखिए लाइट पर इधर देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम उधर बार बार नहीं देख रहे हैं। ये मत सोचिए कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ मैं नहीं देख रहा हूं। ये प्रॉब्लम ये है कि मतलब इधर आंख पर डायरेक्ट सीधे प्रॉब्लम्स पड़ते हैं अभी। चलिए उत्तर पूर्वी पठार में सेकेंड नंबर पॉइंट हो जाएगा, इनमें छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा का पठार, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। मतलब इसके अंतर्गत ये सारे के सारे भाग आते हैं। कहां कहां यह क्षेत्र उपस्थित है हम मैप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमको आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पेटी में क्या क्या उपस्थित है। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
इस पेटी में इस पेटी में लौह अयस्क मैग्नीज अभ्रक चूना पत्थर तांबा यूरेनियम सीलेमाइट तथा फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने उत्तर पूर्वी पठार का बोला क्या कि पूरे भारत में जितनी पेटियां है खनिजों के लिए उन सब में सबसे धनी पेटी कौन सा हो जाता है? आपका उत्तर पूर्वी पठार की पेटी हो जाती है। दूसरा हमने बोला क्या कि इसमें कौन कौन से राज्य है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, उसी में आप लोगों को पढ़ाए थे कि आप पूर्वी आपको आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र आता है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने देखा क्या कि आखिरकार उत्तर पूर्वी पठार में से क्या चीज है जो पाया जाता है तो धनी मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने आपको लिखा है क्या कि लौह की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, मैग्नीज की भी उपस्थिति इसमें मस्त है, अभ्रक की भी उपस्थित है, चूना पत्थर भी आपको मस्त मात्रा में मिल जाएंगे, तांबा भी आपको को मिलेगा, यूरेनियम और सिलेमाइट तथा फॉस्फेट के विशाल भंडार है। किस क्षेत्र में? आपको भारत के उत्तर पूर्वी पठार के पेटियों में उपस्थित है। खनिज के वर्गीकरण के आधार पर हमने पहला प्रकार हमने देख लिया। ये बात याद करके रखिएगा कि कौन कौन सा क्षेत्र मैंने बोला था। हमने बोला था सबसे पहला नंबर छोटा नागपुर का पठार, दूसरा हमने बोला था ओडिशा का पठार, तीसरा हमने बोला था छत्तीसगढ़ का पठार, चौथा हमने बोला था पूर्वी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, हम इसको मैप जब देखेंगे तो उसमें बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा कहता है, सेकेंड नंबर अगर पॉइंट में देखूं तो सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है तो दक्षिण पश्चिम का पठार। अगर सच में मैप देखने में किसी को प्रॉब्लम है तो मैप देखने पर हम स्पेशली क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा देंगे, जो सबसे जरूरी क्लास होगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरी स्टूडेंट। दक्षिण पश्चिम का पठार, दक्षिण पश्चिम का पठार हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का पठार। ठीक है, अब इसके बारे में हम नोट करते हैं, पुनः इसको समझेंगे। यह पेटी कर्नाटक के पठार के निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली है। यह हमने लिख लिया। चलिए हम सेकेंड नंबर पॉइंट लिखते हैं। यहां लौह अयस्क मैग्नीज बॉक्साइड भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट, देश की सभी
तीनों पेटियों, तीनों सोने की खाने, तीनों सोने की खाने इसी पेटी में मौजूद है। ध्यान दीजिए, हमने दक्षिण पश्चिम का पठार देखा, जिसमें पहला नंबर पॉइंट हमने लिखा है कि आप लोगों को यह पेटी कर्नाटक के पठार के निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली है। मतलब कर्नाटक के पठार से लेकर के तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र तक हमारा क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। दूसरा क्या नंबर हमने लिखाया, यहां लौह, मैग्नीज, बॉक्साइड भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं हम लोग इसकी तुलना करें अगर उत्तर पूर्वी पठार से, तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में आप लोग को लॉयस, मैग्नीज, अबड़क, चूना पत्थर, तांबा, यूरेनियम, ये सारे के सारे भंडार उपस्थित थे। हमने इसके अंतर्गत क्या देखा कि यहां पर लॉयस, मैग्नीज, ऑक्साइड भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं। किसमें, तो दक्षिण पश्चिम का पठार में। मैप में समझेंगे कि कौन सा भाग है हमारा। अगला नंबर पॉइंट हमने लिखा है क्या, देश के सभी तीनों सोने की खाने, ऐसे सोने की खान जहां पर सोना ही सोना निकलता है, वो तीनों सोने की खान अब वो किसमें उपस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम के पठार में उपस्थित है। ये आपको याद रखना है। ये भी है ये बुआ, यह पॉइंट कि तीनों के तीनों सोने की खाने किस पेटी के अंतर्गत आते हैं, तो दक्षिण पश्चिम पठार के अंतर्गत आती है। याद कर लीजिए। अगला नंबर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, तो अगला नंबर मेरा हो जाता है, तीसरा नंबर टॉपिक हमारा चलेगा, वह हो जाता है आप लोगों को उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश, चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कौन सी पेटी है और इसको प्रदेश क्यों कहा जा रहा है। तीसरा का नंबर, उत्तर पश्चिम प्रदेश। चलिए उत्तर पश्चिम प्रदेश के बारे में लिखते हैं। इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी, खंभात होगा, खंभात लिख लीजिए, खंभात की खाड़ी की से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। अरावली की श्रेणियों तक हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, यहां अनेक लौह धातुएं, अनेक लौह धातुएं, जैसी एग्जाम्पल में लिखाऊं तो मैं लिखा सकता हूं आपको चांदी, सीसा, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, नमक तथा बालू पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश, पहले तो इसको मैप में समझेंगे कि यह कौन सा क्षेत्र है, फिर मैं इसमें पॉइंट आपको लिखाऊं तो मैं क्या लिखा हूं, पहला नंबर पॉइंट, इस पेटी का विस्तार अगर हम देखें तो खंभात की खाड़ी से लेकर के आप लोगों को
अरावली की श्रेणियों तक यह विस्तृत है, वो हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? उत्तर पश्चिम प्रदेश कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट में आपको लिखाया कि इनमें कौन कौन सी चीज हमारा चीज उपस्थित रहती है। तो जिससे मैंने आपको लिखाया चांदी, सीसा, मैग्नीज, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, नमक तथा बालुई पत्थर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट थे आप लोग को उत्तर पश्चिम प्रदेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चौथा नंबर एक्स्ट्रा हम बोले थे आप लोगों का पॉइंट है, उसको भी जरा सा देख लेते हैं, समझिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम ले लेते हैं आप लोग को वर्गीकरण के अंतर्गत, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में आप लोग के सामने कोई कंफ्यूजन की बात ना रहे। चौथा हो गया क्या? हिमालयी क्षेत्र की खनिजें। हिमालयी क्षेत्र की खनिजें। देखिए, हिमालयी क्षेत्र की खनिजों को लेकर के अगर मुझसे बात करोगे तो ऑलरेडी हम एक बार आपको पढ़ा चुके हैं कि संभाव्य संसाधन में जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, वो संसाधन पता है कि हमें है, लेकिन विदाउट द तकनीकी, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है हमारे पास कि हम वहां पर जाकर के हम उस सारे की सारी चीजों का प्रयोग कर सके, जिनके कारणवश वो आज भी संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में उपस्थित सारी की सारी खनिजें हम लोग नहीं उपभोग कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला था आप लोगों को 3 मुख्य है, ये चौथा एक्स्ट्रा है। तो बस इसमें लिख लीजिए, इन सब के अलावे हिमालय में भी, या हिमालय भी एक खनिज पेटी है। खनिज पेटी है। इनमें उपस्थित खनिज एग्जाम्पल्स तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। ये हमारे थे हम लोग को कौन सा? हिमालयी क्षेत्र की खनिजे के लिए। पॉइंट आप लोग के सामने बोर्ड पर देख रही है, जो हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सबके अलावे हिमालय भी एक खनिज पेटी है। इस सब के अलावा हिमालय भी क्या हो जाएगा? एक खनिज पेटी के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हिमालय के अंदर भी वो सारे के सारे खनिज उपस्थित है, संभवतः जो हम लोग को बाहर मिलते हैं। भले जितना मात्रा में बाहर मिल रहे हैं उतना मात्रा में नहीं हो, लेकिन उपस्थित तो है, तो उनको हम उससे अलग कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसीलिए यह भी किसके क्षेत्र के अंतर्गत रखे हमने आपको? यह भी पेटी के अंतर्गत रखे। पेटी कहने का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मात्रा में। इसीलिए हमने बोला इनमें उपस्थित खनिज कौन कौन से हो जाएंगे आपके लिए? तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, कोबाल्ट हो गया, सारे के सारी चीज आप लोग के पाए जाते हैं। अब आया ऐसा समय जिसमें हम आप लोगों को वो चारों के चारों चीज हम लोग को एक साथ सम्मिश्रित करके आपको समझाना है। चलिए हम देखते हैं क्या। जिनको मैप नहीं समझ में आता है, हो सकता है कि उनको समझने में दिक्कत हो, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि मैप नहीं देखने आए आप 10th क्लास में आप पहुंच गए। दिस इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। आप लोगों को मैप देखने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो मैप तो कम से कम देखने आना ही चाहिए। अगर मैप नहीं देखने आया तो क्या किए आप? चलिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ आप पर्सनल मैसेज पर आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज पर भी आ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, ग्रुप में आ सकते हैं, कहीं भी मैसेज कीजिए, आपको सारी की सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर हाँ पर्सनल कॉल असिस्टेंट के रूप में अगर चाहिए आप लोगों को, आइकॉनिक के रूप में चाहिए, तो हम आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैप ऑफ इंडिया, बट दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ओके, ये पूरी तरीके से मान लीजिए मैप नहीं है, बट हाँ मैप है।
ठीक है, आपको यही मानना है। आपको हमने सबसे पहले आपको मुझे यह सिखाना पड़ेगा कि आखिरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको। ध्यान दीजिए, कभी सोचे हो हम लोग दक्षिण की भी बात करते, तमिलनाडु की भी बात करते, तो भी हमेशा बोलते क्या, दक्षिणोत्तर क्षेत्र में है। या दक्षिणोत्तर क्षेत्र क्यों बोलते हैं भाई? इसके लिए समझने के लिए जिनको अच्छान से देशांतर पता होगा उनको पूरी की पूरी बात पता चल रही होगी कि आखिरकार भारत के बारे में से क्यों बोला जाता है कि दक्षिण वाले क्षेत्र की बात किया जाता है, तो सीधी की सीधी बात आती है कि तमिलनाडु कहां उपस्थित है, तो दक्षिणोत्तर क्षेत्र में उपस्थित है। भाई क्यों? उत्तर कहां से आ गया है? उत्तर कहां आ गया? ऊपर आ गया, फिर नीचे क्यों है? अगर हम बात करते बिहार का तो हम लोग ऐसे बोलते हैं मध्य पूर्वी उत्तरोत्तर क्षेत्र में उपस्थित है। ऐसा क्यों भाई? समस्या है यार, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्यों बोला जाएगा, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये सब के सवाल के जवाब है। अगर किसी को चाहिए मैप में तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छान से देशांतर जिनको नहीं समझ में आता है उनकी स्पेशली क्लास चलेगी, छोटा मोटा क्लास नहीं, कम से कम मे बी 1 आवर उसमें लगेंगे, बट हाँ अच्छे तरीके समझ सकते हो, यू कैन। अभी हमारा पॉइंट आया था, सबसे पहला पॉइंट आया था आप लोग का उत्तर पूर्वी। हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, पुनः हम इसको समझेंगे। उत्तर पूर्वी, अब चलिए उत्तर पूर्वी को हम चेक करते हैं कि यह कौन सा क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा का नंबर हमारा आया था, वह था हम लोगों का कौन सा, दूसरा का नंबर हमारा जो आया था वह था हमारा कौन सा, तो दक्षिण पश्चिम का पठार, दक्षिण पश्चिम का पठार। तीसरा का नंबर आया था तो वह था उत्तर पश्चिम का पठार, उत्तर पश्चिम का पठार। और चौथा नंबर तो खुद हिमालय ही था, तो हिमालय के बारे में तो समझने किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चलिए समझते हैं। पहला हमारा होगा क्या, उत्तर पूर्वी पठार। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अगर मैं भारत को इस प्रकार से बांटता हूं तो मैंने भारत को इस प्रकार से बांट दिया। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैप जब भी हो ना तो सीधी सी बात समझिए, हमारा जो सर है वो होता है उत्तर, हमारा जो सर है वो क्या हो जाता है, उत्तर। बायां हाथ जो होगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, वो हमारा हो जाता है पूरब, और दायां हाथ जो है हमारा कौन सा हो जाता है, पश्चिम, और जो पैर है वो हमारा कौन सा हो जाता है, दक्षिण। तो समझिए हमारा ऊपर वाला इलाका हो गया उत्तर, और जस्ट इससे नीचे उतरिए बाएं साइड से, बाएं साइड हो गया आपका कौन सा, पूरब। अब फिर बाएं साइड से नीचे चलिएगा तो उत्तर के जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण, और पूरब के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम। तब बायां हाथ पूरब, तब दायां हाथ पश्चिम, सर हमारा उत्तर, तब पैर हमारा दक्षिण। बात आ रही समझ में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम बात करें तो हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। अब जब ये वेस्ट हो गया तो ये हमारा साउथ हो गया, और कि नॉर्थ के उल्टा डायरेक्ट साउथ और ईस्ट के उल्टा वेस्ट। इसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप लोग सुनते हुए न्यूज, NEWS, उसका फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो न्यूज देखने चलते हैं। आज न्यूज बड़ी खतरनाक समय, फलना चिन्ह आने वाला है, मैच का न्यूज आने वाला है। न्यूज का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस पे नहीं जाना हम लोगों को, ये जीके के अंतर्गत आ गया, बस हम लोग को अभी इस पे चलना है, इस पे फोकस करते हैं। आ गया तो डिस्कस कर ली, क्या आ जाता है, ये वो तनका याद हो गया तो क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग को यह समझना है, हमने जब ये दंड पाया तो हमने भारत को किस भाग में बांट दिया, तो पूर्वी तथा पश्चिमी में बांट दिया। लेकिन जब हमने ये दंड पाया तो भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी में बांट दिया। लेकिन अगर हम बात करें भारत को इस क्षेत्र में बांटने का, तो हमारा इधर पूर्वी वाला इलाका भी आ गया, हमारा इधर उत्तरी वाला इलाका भी आ गया। तो इस क्षेत्र में जो भी पड़ेगा वो हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि यह वो अंश है जिसमें उत्तर का भी भाग आ रहा है और पूरब का भी भाग आ रहा है। तो इस क्षेत्र में उपस्थित हो सारी की सारी खनिजें, जैसे मैंने अपने आपको पढ़ाया था छोटा नागपुर का पठार, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा बिहार है, यहाँ पर बिहार के बाद हमारा यहाँ पर झारखंड आता है, झारखंड के भी हमारा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार पर आए थे तब आप लोग का छत्तीसगढ़ का पठार पर आए थे, यहीं पे छत्तीसगढ़ था हमारा, उसी में आप लोग को यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात आ गई थी, एक और चीज याद कर लीजिए, यहाँ पर तेलंगाना बेचारा इसी से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कब अलग हुआ था? 2014 को 2 जून। और 29वां बनने वाला राज्य कौन सा हमारा? यही तेलंगाना है। बार बार मैं याद करवाता हूं ताकि जानना जरूरी है आप लोगों को। इसी में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है हमारा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये भी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, हमारा हम यहाँ पर छोटा नागपुर आप लोग को दिखा रहे थे। अभी बात कर रहे थे क्या? उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत ही आपको बताए थे कौन सा? तो पूर्वी आंध्र प्रदेश वाला इलाका। तो पूर्वी आंध्र प्रदेश वाला कहने का मतलब क्या? ई वाला क्षेत्र की मैं बात करूंगा, तो यहां पर से इतना लेना लीजिए, ई वाला क्षेत्र भी कहीं के अंदर में गिरा गया। तो यहां पर से पूरा का पूरा इलाका जो हमारा होगा वही हमारा कौन सा क्षेत्र वाला होगा? तो सबसे धनी क्षेत्र पूरे के पूरे भारत में कौन सा क्षेत्र? उत्तर पूर्वी पठार वाला क्षेत्र। आशा करती है पॉइंट आपको समझ में आ गई, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा हो गया क्या? दक्षिण पश्चिम का पठार। अब दक्षिण पश्चिम का पठार की मैं बात करूं तो बुआ उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें ना आपको लिखा था कर्नाटक के से लेकर के तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र तक। तो आपको पता है कि यह हमारा क्या है? तमिलनाडु है। यहां पर ही भूतकुनमा हमारा क्या है? केरल है। केरल के बाद ये वाला क्षेत्र हमारा क्या आता है? कर्नाटक है। अब इसकी मैं बात करूं तो हमारा कर्नाटक की मैं बात करूं तो कर्नाटक के पठार से लेकर के निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक ले, तो ये बेचारा यहां से लेकर के यहां तक ले तो सटल है। तो कर्नाटकों का ई वाला भाग और तमिलनाडुओं का ई वाला भाग, ये वाला इलाके की मैं बात करूंगा केरल को छोड़ करके, तब ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा? हमारा दक्षिण पश्चिम का पठार। तो सर दक्षिण पश्चिम कैसे? ध्यान दीजिए, बउवाई पश्चिम, बउवाई दक्षिण। अभी हमको ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा दंड जो हम पारे हैं, बांटे हैं, ये वाला कौन सा इलाका आपका? यह हो गया कौन सा इलाका? दक्षिण पश्चिम का इलाका। इसीलिए इस क्षेत्र में उपस्थित खनिज को हम किसने भागों, किस पेटी में बांटे थे? आप लोगों को दक्षिण पश्चिम की पेटी में बांटे थे, दक्षिण पश्चिम पठार के पेटी में बांटे थे। इसमें से एक और पॉइंट याद कर लीजिए, उसी पॉइंट में मैंने बोला था कि कर्नाटक में इसी क्षेत्र, इसी पेटी में उपस्थित है भारत में तीनों के तीनों सोने की खाने, जहां पे सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है, ये इसी पेटी में उपस्थित है। ठीक है, हमारा सेकंड नंबर टॉपिक खत्म। तीसरा का नंबर हमारा कह रहा है उत्तर पश्चिम का पठार। बउआ हो, अब कह रहा है कथी? उत्तर और पश्चिम। ये तो उत्तर और पूर्वी था ना, अभी उत्तर और पश्चिम। तो हो सकता है कि इस वाले इलाके की मैं बात कर रहा हूं, मैं भी हो सकता है इस वाले इलाके में बात करूं, ये भी हो सकता है कि मैं इस वाले इलाके में बात करूं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हमने देखा क्या कि हमने उस पॉइंट में आप लोग को लिखाया था उत्तर पश्चिम पठार की बात में कि यह खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली श्रेणी तक गया। अरावली श्रेणी, ओहो सर जी, अरावली श्रेणी, अच्छा वो है। हाँ बउआ, वही पर्वत जो बहुत पुराना, बहुत पुराना। और इसी पर्वत की तुलना किससे किया जाता है? अल्पेशियन पर्वत से शायद किया जाता है। मे बी अल्पेशियन, अमेरिका में उपस्थित तो पुराना, सबसे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली श्रेणी, और दूसरा हो गया अल्पेशियन पर्वत शायद। ठीक है, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया तुलना किया जाता है। तो ये अरावली श्रेणी जो अवशेष के रूप में बचा हुआ है, ये आपको पता है मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, थोड़ा सा गुजरात वाले क्षेत्र तक ले हमारा अरावली श्रेणी गया हुआ है। अब खंबात की खाड़ी बोल रहा है तो समझिए, बउआ दमन एवं दीव आप लोग को याद होगा, ये गुजरात हो गया और यहाँ पर महाराष्ट्र है। इसी में आप लोगों को दमन एवं दीव को भूतकुंबा दो है। अब इसी को दोनों को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और ये दोनों से जो भी हमारे यहाँ पर जो जल गिरने का जो श्रेणी बनता है, इसी के क्षेत्र को हम लोग को क्या बोला जाता है? खंबात की खाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खंबात की खाड़ी बोला जाता है। ये दंड थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खंबात की खाड़ी यहीं पे बोला जाता है। अब ये यहां से ये जो हमारा उत्तर पश्चिम का पठार है, ये कहां तक ले जाता है? अरावली श्रेणी तक जाता है। इसी वाले भाग को हमारा क्या बोला जाता है? उत्तर पश्चिम का पठार बोला जाता है। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा, पूरी बात समझ में आ गई। अगला हमारा हो गया हिमालयी क्षेत्र।
आपको भी पता है हिमालय क्षेत्र के बारे में, ये पूरा का पूरा इलाका आप लोग को पूरा का पूरा हिमालय के बारे में थर्ड हम लोग को सेकंड नंबर चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना था, भारत उच्चावच के बारे में, स्थिति उच्चावर के बारे में पढ़ना था आप लोग को 9th क्लास में, ज्योग्राफी में पढ़ना था। हो सकता है आप लोग मिस कर गए होंगे, बट हाँ पढ़ लीजिए, एक बार जाकर देख लीजिए। बहुत लंबा चैप्टर है, हिमालय के पूरे भाग के बारे में, हर चीज के बारे में उसमें बताया गया हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें इसमें हिमालय में उपस्थित जितने भी खनिजे हैं आपको इस श्रेणी में उपस्थित हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इट विल बी यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, क्योंकि दीक्षा परिवार हमेशा आपके साथ है, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ नया। और एक बात हमेशा याद रखना, जो टिक गया सो सीख गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।